गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए नया साल मंगलकारी और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आपके जो भी लक्ष्य है वो इस नए साल में आपको वो लक्ष्य हासिल हो सके। हम पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर था मेटल एंड नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु। पिछली क्लास में हमने कैल्शियम धातु के बारे में पढ़ा था। हम कैल्शियम के कंपाउंड यानी कि कैल्शियम की यौगिक पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने 2 यौगिक पढ़ लिए थे। एक तो था हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO और दूसरा यौगिक था CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ये 2 यौगिक हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे। इसके कुछ और कंपाउंड बच रहे हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। थर्ड हमारा कंपाउंड है कैल्शियम का Ca3PO4 2 यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। जो ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जो हमारे दांत और हमारी हड्डियां होती है उनका विकास करने में सहायता करता है। जो हमारे दांत और हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से मजबूत बनते हैं। और हमारी जो टूथपेस्ट होता है उसमें कुछ मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट मिलाया जाता है। दांत और हड्डियों का विकास करता है ये। और कैल्शियम फॉस्फेट है वो कुछ मात्रा में हमारे टूथपेस्ट में मिलाया जाता है। ये थे कैल्शियम फॉस्फेट का यूज। कैल्शियम फॉस्फेट क्या करता है? दांत और हड्डियों का विकास करता है। और हमारी जो टूथपेस्ट होती है उसमें कुछ मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट मिलाया जाता है। अगला हमारा कंपाउंड है जिप्सम, जिसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। CaSO4 × 2H2O। ये फार्मूला है जिप्सम का। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 × 2H2O। ये जो जिप्सम होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जिप्सम का उपयोग जो सीमेंट होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जिप्सम इसलिए मिलाते हैं ताकि वह सीमेंट का पाउडर होता है वो जम ना सके। तो किस में प्रयोग किया जाता है? सीमेंट में उपयोग। और क्यों किया जाता है? जमने की दर को धीमा करने के लिए। अगर इसमें जिप्सम नहीं मिलाएंगे सीमेंट में तो वह क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी और जम जाएगी सीमेंट हमारी और वह खराब हो जाएगी। तो इसलिए सीमेंट को जमने से बचाने के लिए क्या मिलाते हैं? उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग उर्वरक के निर्माण में भी किया जाता है।
जो हमारे उर्वरक होते हैं उनके निर्माण में। हम पढ़ रहे थे CaSO4 इंटू 2H2, ये फॉर्मूला हमारा जिप्सम का, जिसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जो जिप्सम होता है उसका उपयोग सीमेंट में किया जाता है और जमने की दर को धीमा करने के लिए, और इसका प्रयोग उर्वरक के निर्माण में भी किया जाता है। CaSO4 इंटू 2H2, ये हमारा जिप्सम का फार्मूला था। जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो हमारा बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। जब इसको जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O का निर्माण होता है, और ये हमारा फार्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम पढ़ रहे थे जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं POP भी कहते हैं। जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग इसके, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जब हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो डॉक्टर हड्डियों को जोड़ने के लिए POP के परत चढ़ाते हैं ताकि टूटी हुई हड्डी होती है वो आसानी से जुड़ सके। इसलिए इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए POP का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग है इसका, जो मूर्तियां होती हैं उनके निर्माण में भी POP का प्रयोग किया जाता है। मूर्तियां बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और एक और उपयोग है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, घरों में जो दीवार होती है उस पर वाल पुट्टी करते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। दीवार पर वाल पुट्टी करने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले पढ़ा हम अपने उपयोग में, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और दूसरा उपयोग मूर्तियां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और तीसरा दीवार पर वाल पुट्टी करने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हम पढ़ रहे हैं CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं और क्लोरीन पाउडर भी कहते हैं। इसे कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा क्लोरीन पाउडर भी कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ये हमारा CaOCl2 फॉर्मूला है विरंजक चूर्ण का, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का फार्मूला है हमारा CaOCl2। जो विरंजक चूर्ण होता है यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल के शुद्धिकरण में यानी कि जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी करते हैं, यानी कि कीटाणुओं को मारने के लिए। और इसका उपयोग जो वस्त्र और कागज उद्योग होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम इसके उपयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में। फिर हमने पढ़ा था इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में। फिर हमने पढ़ा था इसका उपयोग जो हमारा वस्त्र उद्योग होता है वस्त्र उद्योग होता है, कागज उद्योग और तथा जूट उद्योग में। जूट उद्योग में इसका उपयोग विरंजक के रूप में किया जाता है। हम पढ़ रहे थे CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसे क्या क्या कहते हैं? इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं और इसे क्लोरीन पाउडर भी कहते हैं और इसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है और कीटाणुनाशक के रूप में। और जो हमारा वस्त्र उद्योग होता है, कागज और जूट उद्योग में विरंजक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला हमारा कंपाउंड है कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड होता है उसमें जो H2O यानी कि जल मिलाकर जो फल होते हैं उन पर इसका छिड़काव किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड में +H2 यानी कि जल मिलाकर फलों पर डाला जाता है। फलों को पकाने के लिए इसमें जल मिलाकर छिड़काव किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला है क्या हमारा? CaC2। इसमें हम जल मिलाकर किस पर छिड़काव करते हैं? फलों पर। अगला हमारा कंपाउंड है कैल्शियम का CaCN2, जिसे कहते हैं कैल्शियम साइनाइड या साइनेमाइड।
कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनाइड या साइनामाइड। जो कैल्शियम साइनाइड होता है इसका उपयोग, इसके सिर्फ हमें उपयोग ही देखने हैं। इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। कीटनाशी के रूप में उपयोग। हम पढ़ रहे थे CaCN2 यानी कि कैल्शियम साइनाइड, और इसे साइनामाइड भी कहते हैं। इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। ये हम कैल्शियम धातु पढ़ रहे थे और यह कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट धातु पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेटल है हमारी एल्यूमिनियम। सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर पर पढ़ा था सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद कैल्शियम। अब हम एल्यूमिनियम पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम जिसका केमिकल सिंबल यानी कि रासायनिक चिन्ह होता है Al। Al से डिनोट करते हैं इसे। इसका जो एटॉमिक नंबर तो होता है 13 और इसका मास नंबर होता है 27 होता है। और जो हमारी एल्यूमिनियम धातु वो पी ब्लॉक में आती है और ग्रुप 13 में आती है। पी ब्लॉक के ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम को रखा जाता है, ग्रुप 13 में। और जो ग्रुप 13 को क्या कहते हैं? बोरोन फैमिली। ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली कहा जाता है। इसी में हमारी एल्यूमिनियम मेटल आती है, बोरोन फैमिली में। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यानी कि इसकी वैलेंसी होती है +3। वैलेंसिया जिसे संयोजकता भी कहते हैं। वैलेंसिया संयोजकता होती है इसकी +3 होती है, क्योंकि S में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी +3 आएगी। और जो हमारी एल्यूमिनियम मेटल है वह पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। पृथ्वी पर सर्वाधिक, ये फर्स्ट नंबर पर आती है हमारी धातु जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। जो एल्यूमिनियम मेटल होती है उसका एक अयस्क होता है, अयस्क जिसे और कहते हैं। इसका एक अयस्क होता है बॉक्साइड Al2O3 × 2H2O, Al2O3 × 2H2O बॉक्साइड। ये इसका अयस्क होता है एल्यूमिनियम का, Al2O3 × 2H2O, जिसे कहते हैं डाइहाइड्रेट एल्यूमिना। डाइहाइड्रेट एल्यूमिना ये एल्यूमिनियम मेटल का अयस्क होता है। हम पढ़ रहे थे एल्यूमिनियम मेटल। जो एल्यूमिनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर तो 13 होता है और मास नंबर 27 होता है। और एल्यूमिनियम किस ब्लॉक में आती है? पी ब्लॉक में, और ग्रुप 13 में आती है। और ग्रुप 13 को क्या कहते हैं? बोरोन फैमिली कहते हैं। और इसकी वैलेंसी होती है +3 होती है। और एल्यूमिनियम है हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली मेटल है।
और इसका एक अयस्क होता है बॉक्साइड Al2O3 इंटू 2H2O जिसे कहते हैं डाइहाइड्रेट एल्यूमिना कहते हैं। जो एल्यूमिनियम मेटल होती है, जब नम वायु होती है हमारी, जिस वायु में नमी की मात्रा होती है उसे नम वायु कहते हैं। जब एल्यूमिनियम नम वायु के संपर्क में आती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बनाती है जो इसे जंग लगने से बचाता है। एल्यूमिनियम जब नम वायु के संपर्क में आती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। जो इसे क्या करता है, एल्यूमिनियम को जंग लगने से बचाता है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत होती है वो एल्यूमिनियम को जंग लगने से बचाता है। जो हमारा एल्यूमिनियम होता है उसका उपयोग हम जो पेपर फॉयल होता है उसे बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। पेपर फॉयल बनाने में हम जो खाना होता है उसको लपेटने के लिए जिस फॉयल का उपयोग करते हैं वो एल्यूमिनियम का बना होता है। इसका उपयोग पेपर फॉयल बनाने में करते हैं। जो रत्न पत्थर होते हैं जिसे माणिक्य या नीलय भी कहते हैं, वो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। माणिक्य जिसे रूबी भी कहते हैं या नीलय भी कहते हैं इन्हें। ये क्या होते हैं, हमारे रत्न पत्थर होते हैं। ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। हम पढ़ रहे थे जब एल्यूमिनियम नम वायु के संपर्क में आती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है और जो इसे जंग लगने से बचाता है। और एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ करते हैं, पेपर फॉयल बनाने में। और जो रत्न पत्थर होते हैं जिसे माणिक्य भी आता है और जिनमें नीले आते हैं, ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के कंपाउंड यानी कि एल्यूमिनियम के यौगिक। फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ेंगे AlOH3 जिसे कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है AlOH3। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो जलरोधी कपड़े होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। जलरोधी कपड़े वो होते हैं जिनमें
पानी अंदर ना जा सके। जैसे बरसात में हम रेन कोट का इस्तेमाल करते तो वो हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जलरोधी कपड़े बनाने में। जलरोधी कपड़े बनाने में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा कंपाउंड है एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। AlCl3 जिसे कहते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका उपयोग जो पेंट बनाने में किया जाता है, यानी कि पेंट के निर्माण में एल्युमिनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। और जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनके शोधन में, यानी कि उनके शुद्धिकरण में भी एल्युमिनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग एक तो पेंट निर्माण में और पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में, यानी कि पेट्रोलियम शोधन में। एल्युमिनियम क्लोराइड का उपयोग पेंट निर्माण में किया जाता है और पेट्रोलियम शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका एक और उपयोग है, जो कृत्रिम रबड़ होते हैं उनके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रबड़ के निर्माण में भी एल्युमिनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा कंपाउंड है एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट। जो एल्युमिनियम सल्फेट होता है उसका उपयोग जो जल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो रंगाई छपाई उद्योग होते हैं उनमें भी इसका एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। और जो अग्निशमन, जिसे अग्निरोधक भी बोलते हैं, उसमें भी एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में, इसका उपयोग किया जाता है। और रंगाई छपाई में, उद्योग में भी इसका एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। और तीसरा उपयोग है इसका अग्निरोधक के रूप में भी, एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? Al2SO4, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जल के शुद्धिकरण में, रंगाई छपाई में और अग्निरोधक में। और एक और है, इसका उपयोग जो फिटकरी होती है उसके निर्माण में भी एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है, फिटकरी के निर्माण में। अगला हमारा कंपाउंड है फिटकरी या एलम, Al2SO4,
Al2SO4 3, नहीं सॉरी, फिटक्रिया एलम पढ़ रहे थे हम। इसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2O3 इंटू 24H2O। K2SO4 Al2SO4 3, SO4 आएगा यहाँ पे, SO4 3 इंटू 24H2O, जिसे कहते हैं फिटक्रिया एलम। फिटक्रिया एलम भी बोलते हैं। इसका फिटकरी का हमारा फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 3 इंटू 24H2O। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। हमारा फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 3 इंटू 24H2O। ये हमारा फॉर्मूला होता है फिटकरी का। और ये जो फिटकरी हमारी होती है, ये पोटेशियम और एल्यूमिनियम सल्फेटों का द्विक लवण है। यह है पोटेशियम तथा एल्यूमिनियम सल्फेटों का क्या होती है, द्विक लवण। द्विक लवण होती है। और जो फिटकरी क्या काम करती है, हमारी फिटकरी जब हमारे शरीर में कोई कट लग जाता है, तो जब खून बहने लगता है, तो जब हम फिटकरी का यूज करते हैं तो हमारा खून रुक जाता है, यानी कि रुधिर प्रवाह को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। रुधिर प्रवाह को रोकने के लिए। यानी कि रक्त को बहने से रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। और इसका उपयोग जो कागज और चमड़ा उद्योग होते हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, कागज व चमड़ा उद्योग में। हम पढ़ रहे थे फिटक्रिया एलम, जिसका फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 3 इंटू 24H2O। और ये क्या होती है, फिटकरी पोटेशियम तथा एल्यूमिनियम का द्विक लवण होती है। और इसका उपयोग कब किया जाता है, रुधिर प्रवाह को रोकने के लिए, और कागज और चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ये हमने एल्यूमिनियम मेटल को पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट मेटल पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे आयरन धातु के बारे में। 5th नंबर पर हमारी आयरन। आयरन जिसका केमिकल सिंबल होता है Fe। और जो आयरन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 26। और इसका मास नंबर होता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या होती है 56 होती है। और जो हमारी आयरन धातु है वो पृथ्वी पर दूसरे नंबर पर पाई जाती है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। पहले नंबर पर तो हमारी एल्यूमिनियम पाई जाती है और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक आयरन पाई जाती है। पृथ्वी पर दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु।
जो आयरन होता है उसके 3 अयस्क होते हैं। एक तो होता है हेमेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट और तीसरा होता है सिडेराइट। इसके अयस्क होते हैं 3। अयस्क को इंग्लिश में और कहते हैं। 3 अयस्क होते हैं। एक तो होता है इसका हेमेटाइट, जिसे कहते हैं Fe2O3। दूसरा होता है मैग्नेटाइट, Fe3O4। तीसरा होता है सिडेराइट, FeCO3। इसके 3 अयस्क होते हैं। एक तो होता है हेमेटाइट Fe2O3 और दूसरा होता है मैग्नेटाइट Fe3O4। तीसरा होता है सिडेराइट FeCO3। और जो सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा होती है वो मैग्नेटाइट में होती है। इसी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लोहा किस में होता है, मैग्नेटाइट में होता है सबसे ज़्यादा लोहा। जो Fe+2 होता है इसे तो कहते हैं फेरस। इसे बोलते हैं फेरस। Fe+2 को फेरस कहते हैं और जो Fe+3 होता है इसे कहते हैं फेरिक। Fe+2 को तो फेरस और Fe+3 को फेरिक कहते हैं। और जो डलवा लोहा होता है जिसे कास्ट आयरन या रोस्ट आयरन भी कहते हैं, उसमें अशुद्धता सबसे ज़्यादा होती है। उसमें 2 से 4% मात्रा में कार्बन पाया जाता है। डलवा लोहा होता है जिसे कहते हैं कास्ट आयरन या इसे रोस्ट आयरन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अशुद्धता सबसे ज़्यादा होती है। अशुद्धता 2 से 4% होती है। 4% में क्या होती है, कार्बन की मात्रा। दो से 4% कार्बन की मात्रा किस में होती है, डलवा लोहा जिसे कास्ट आयरन या रोस्ट आयरन भी कहते हैं। और जो हमारा पिटवा लोहा होता है जिसे पिग आयरन भी कहते हैं, इसमें अशुद्धता सबसे कम होती है। पिटवा लोहा जिसे कहते हैं पिग आयरन। इसमें हमारी अशुद्धता होती है 0.1% से 0.25% तक। 0.1% से 0.25% तक कार्बन की मात्रा होती है। सबसे ज़्यादा अशुद्धता किसमें होती है, डलवा लोहा में, और सबसे कम पिटवा लोहा जिसे पिग आयरन भी कहते हैं। और जो पिटवा लोहा होता है उसे बेस्ट आयरन भी कहते हैं। बेस्ट आयरन भी कहते हैं क्योंकि इसमें अशुद्धता क्या होती है, कम मात्रा में होती है, इसलिए इसे बेस्ट आयरन भी कहते हैं। और जो हमारा डलवा लोहा होता है इसकी वेल्डिंग नहीं होती क्योंकि इसमें अशुद्धता ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी वेल्डिंग नहीं करवा सकते।
जो हमारा डलवा लोहा होता है उसकी वेल्डिंग नहीं होती है, क्योंकि इसमें अशुद्धता ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए इसकी वेल्डिंग नहीं होती है। जो हमारा लोहा होता है उसको वात्या भट्टी से बेशमर विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। लोहे को हम वात्या भट्टी से बेशमर विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। लोहे को वात्या भट्टी से बेशमर विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये हमने आयरन धातु के बारे में पढ़ा। अब हम इसके कंपाउंड पढ़ेंगे। आयरन के यौगिक यानी कि कंपाउंड ऑफ आयरन। सबसे पहले इसका कंपाउंड है आयरन क्लोराइड FeCl3। FeCl3 जिसे कहते हैं आयरन क्लोराइड। जो आयरन क्लोराइड होता है इसका उपयोग रुधिर को शुद्ध करने में किया जाता है। इसका उपयोग रुधिर के शुद्धिकरण में, रुधिर के शुद्धिकरण में आयरन क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अगला कंपाउंड है FeS2। FeS2 जिसे कहते हैं आयरन पायराइटीज। आयरन पायराइटीज। और इस FeS2 को फुल गोल्ड भी कहते हैं, यानी कि मूर्खों का सोना। इसे फुल गोल्ड भी कहते हैं। फुल गोल्ड मतलब मूर्खों का सोना। आयरन पायराइटीज को मूर्खों का सोना भी कहते हैं। अगला कंपाउंड है फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O। FeSO4 × 7H2O इसे कहते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। और इसे हरा थोथा भी कहते हैं। यानी कि ग्रीन विट्रोल, हरा थोथा भी कहते हैं। हम पढ़ रहे थे FeSO4 × 7H2O, यानी कि फेरस सल्फेट को क्या कहते हैं? हरा थोथा भी कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? हरा थोथा का उपयोग इसका औषधियों के निर्माण में। औषधियों के निर्माण में। औषधियों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग कृषि में भी किया जाता है। कृषि में भी इसका उपयोग किया जाता है और कीटाणुनाशक के रूप में भी।
हम पढ़ रहे थे FeSO4 7H2O यानी कि फेरस सल्फेट। और इसे क्या कहते हैं? हरा तोता, ग्रीन विट्रोल भी कहते हैं। और इसका उपयोग क्या किया जाता है? औषधियों के निर्माण में, कृषि में और कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये हमने आयरन के कंपाउंड पढ़े। लोहे पर जंग कैसे लगती है ये हम पढ़ेंगे। जब लोहा होता है वो नम वायु या जो साधारण जल होता है उसके संपर्क में आता है तो एक आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है जिसे जंग लगना कहते हैं। जब आयरन नम वायु, जिस वायु में नमी की मात्रा होती है उसे नम वायु कहते हैं, या साधारण जल या जो नॉर्मल वाटर होता है उसके संपर्क में आता है तो लोहे पर क्या होती है? जंग लग जाती है। तो एक आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। नम वायु के संपर्क में आता है तो लोहे पर आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। जिसे क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। जंग लगना या रस्ट कहते हैं, या इसे संक्षारण भी कहते हैं। जब लोहा नम वायु या साधारण जल के संपर्क में आता है तो लोहे पर एक आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है और जिसे क्या कहते हैं? जंग लगना या रस्ट या संक्षारण कहते हैं। जो हमारा डाइल्यूट वाटर होता है जिसे आसुत जल कहते हैं, और शुष्क वायु यानी कि जिस वायु में नमी की मात्रा नहीं होती उसे शुष्क वायु कहते हैं। जब लोहा आसुत जल और शुष्क वायु के संपर्क में आता है तो लोहे पर जंग नहीं लगती। आसुत जल और शुष्क वायु में लोहे पर जंग नहीं लगती। शुष्क वायु में लोहे पर जंग नहीं लगती है। जो हमारी जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2। ये कई बार एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि जंग का फार्मूला कौन सा है। Fe2O3 इंटू XH2 ये हमारा जंग का फार्मूला होता है। इसे कहते हैं फेरसो-फेरिक ऑक्साइड। फेरसो-फेरिक ऑक्साइड। ये हमारा जंग का फार्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। और आसुत जल और शुष्क वायु में लोहे पर क्या होती है? जंग नहीं लगती है। जब लोहे पर जंग लगती है तो शुद्ध लोहे की मात्रा तो कम हो जाती है और जो लोहा होता है उसका वजन बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का कुल भार तो बढ़ जाता है। कुल भार बढ़ जाता है। और जो शुद्ध लोहा होता है उसकी
मात्रा कम हो जाती है। शुद्ध लोहे की मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि जंग लगेगी तो उस पर आयरन ऑक्साइड की परतें जम जाती है, जो इसके वजन को बढ़ा देती है, और जो हमारा शुद्ध लोहा होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम जिंक की, जिसे जस्ता भी कहते हैं, जिंक या जस्ते का लेप किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक या जस्ते का लेप किया जाता है। जस्ते का लेपन किया जाता है। और जब हम जस्ते का लेप करते हैं तो इस प्रक्रिया को गलवनीकरण कहते हैं, यानी कि यसद लेपन। और इस प्रक्रिया को यसद लेपन या गलवनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं इस प्रक्रिया को, यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। और किसका लेप किया जाता है लोहे पर? जिंक या जस्ते का लेप किया जाता है, ताकि उस पर जंग ना लग सके। और लोहे पर जंग लगना एक केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। यानी कि केमिकल चेंज है। और इसमें क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण होता है। लोहे पर जंग लगना में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। और कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया होती, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पूरा पदार्थ होता है वो चेंज हो जाता है, इसलिए यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। और इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। ये हमने आयरन धातु अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो आज हमने कैल्शियम के कंपाउंड पढ़े थे, फिर हमने एल्युमिनियम मेटल पढ़ी, और फिर हमने लास्ट में आयरन मेटल को अच्छी तरह से कवर किया। अगली मेटल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।